हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। मैं अपने इस चैनल पर पेपर 6 से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, जिसमें मेनली मैं पेपर 6 की सारी केस स्टडी सॉल्व कराऊंगा। बिकॉज मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पर सारी केस स्टडी बाय हैंड सॉल्व करी थी, ऑलमोस्ट सारी केस स्टडीज बाय हैंड सॉल्व करी थी, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। जिससे आप सबको अपनी प्रिपरेशन में कम टाइम लगे, मैं सोचा इन सब की वीडियोज़ बनाया जाए। जैसा आपको पता है, ऐसे ने पहले कुछ सैम्पल केस स्टडीज़ निकाली थी। वो 10 केस स्टडीज़ भी ऑलमोस्ट इस केस स्टडी डाइजेस्ट में कवर्ड है। बट पहले जब 50 नंबर की केस स्टडीज़ होती थी तो उसमें ज़्यादा एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव थे। पर जब वो केस स्टडी डाइजेस्ट में है तो उसमें कम एमसीक्यू कम डिस्क्रिप्टिव है। तो जहाँ जहाँ पे वो केस स्टडीज़ दोनों की मैच करती हैं, पर जब केस स्टडीज़ में कम क्वेश्चंस है तो मैं साथ साथ में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दूंगा जो सैम्पल केस स्टडीज़ में कवर्ड है। तो चलिए अपनी केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज हम केस स्टडी डाइजेस्ट की फर्स्ट केस स्टडी उठाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी नोटिंग पहले करी है, जिससे आपका कम टाइम वेस्ट हो। तो चलिए पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। मैं आपको मेजरली केस स्टडी बता दूंगा, मैं पूरी पढ़ूंगा नहीं, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो। मैं आपको मेन बता दूंगा कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये जो अपना पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें मेजरली बताया कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या है। तो इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन वो ये है कि कंपनी जो है होली ओन कंपनी जो है होली ओन सब्सिडी AINC USA की। और दूसरी चीज़ यहाँ पे फिर दिया हुआ है क्या बनाती है, कैसे क्या करती है। और बाद में दिया हुआ है A लिमिटेड का जो फाइनेंशियल 2021 में 200 करोड़ का EBITDA है। और अब आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, देखते हैं इनका क्या यूज़ है। और नीचे फिर नीचे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। अब पेपर में केस स्टडी को सबसे आसान, सबसे कम समय में करने का यही तरीका है कि सीधे आप उसकी क्वेश्चन पे जंप करो, जिससे आपको पता चल जाए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। आप फालतू चीज़ें भी इग्नोर कर सकते हैं। केस स्टडी में काफ़ी चीज़ें फालतू ही पूछूंगी, मैं आपको इस केस स्टडी में ही बता दूंगा। तो देखो, पहले हमसे MCQ में क्या पूछा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज आर एसोसिएट एंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने की, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा हुआ है एसोसिएट एंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। अब मैं यहाँ पे वर्ड पे क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि आगे की स्टडी में इन्हीं वर्ड्स के ऊपर घुमाया हुआ है। ऐसे नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज, बस यार जो मेन टर्म और जो डीम्ड टर्म है उसके ऊपर ICA ने एक क्वेश्चन डाला हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, तो देखेंगे। पर यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो चलो अब हम देखते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर 3 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ये हमें परचेज, पेमेंट, रॉयल्टी और सेल ऑफ फिनिश गुड्स। अब इनसे हम पता नहीं कर सकते कि ये कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमें या तो देखना होता है कि कोई हमें गवर्न किस तरह से कर रहा है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर कोई हमें लोन दे रहा है, या फिर कोई जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, या फिर किसी से कुछ सेल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे से तो हमें पता नहीं चल पाएगा सोशल एंटरप्राइज। तो जो नीचे के ट्रांजेक्शन हैं इन सब पे हम देखेंगे कि इन सब से हमें पता चलता है या नहीं चलता। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऊपर एक इन्फो दी है कि 1000 करोड़ का टर्न लोन लिया हुआ है ALLC से 8% पर, जो कि नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले वाले हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट 80 करोड़ की इंटरेस्ट पे हुई है ALLC को, इससे लोन लिया था 1000 करोड़ का। टोटल एसेट थी उसकी 1800 करोड़ की। अब हम देखते हैं, अब हम देखो यहाँ पे हम सीधे इसको हम 2 पार्ट्स में बांट देंगे हर एक ट्रांजैक्शन को, कि वो 92A में जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं है। और दूसरा 94B, कि हम उसको 94B के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिकॉज आगे भी एक क्वेश्चन उसमें 94B की पूरी कैलकुलेशन पूछी हुई है। तो हम यहाँ पे इसको पहले से ही बांट देंगे। तो देखो, अब अब अगर हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे 1000 करोड़ का लोन लिया है, 80 करोड़ की इंटरेस्ट पे कर रहा है, और उसकी खुद की ए लिमिटेड की टोटल एसेट वो 1800 करोड़ है। तो 92A में कब आता है, जब हम अपनी एसेट का 51% या उससे ज़्यादा कोई लोन देता है बुक वैल्यू का। तो यहाँ पे 1800 करोड़ का लोन है और 1000 करोड़, 1800 करोड़ की एसेट और 1000 करोड़ का लोन है। तो ऑब्वियसली 51% से ऊपर है, तो हम इसको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। और अब हम इसको 94B में हम लेंगे या नहीं लेंगे, बिकॉज एसोसिएट एंटरप्राइज को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 94B भी यही बोलता है, तो हम इसको यहाँ पे भी हम ले लेंगे। अब दूसरा ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, था 100 करोड़ का बैंक ऑफ चेन्नई को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसके लिए
गारंटी प्रोवाइड की थी AINC USA ने। अब अगर हम ऊपर देखते हैं, हमने AINC USA यहाँ पे बताया हुआ था कि ये हमारी होल्डिंग कंपनी है, और अब देखते हैं कि 92A में जाएगा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि 92A में इसमें नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे बैंक ऑफ चेन्नई है। बैंक ऑफ चेन्नई के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है कि वो हमारी एसेट का कितना लोन लिया है हमने, या कैसे क्या सीन है। और ऊपर से अगर हम वैसे भी अगर देखना चाहें तो हमारी एसेट उन्होंने ऊपर यहाँ पे देखे हमें एसेट उन्होंने बताई थी 1800 करोड़ की, और हमने जो लोन लिया वो 100 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली 51% से नीचे है, और फिर भी हमें कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो 92A में हम इसको नहीं लेंगे। और दूसरा, अब हम क्या कहते हैं, इसको 94B में लेंगे या नहीं लेंगे, अब वो बात आती है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे जो इंटरेस्ट हमें जो है, इंटरेस्ट 8 करोड़ की पे कर रही है सच लोन पे, और गारंटी फी थी जो 50 लाख की पे कर रहे हैं AINC को। अब AINC हमारी क्या होल्डिंग है, तो होल्डिंग हमारी 26% है, उससे ज़्यादा की हमारी हम पे कंट्रोल करती है, तो वो हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज हुई। क्योंकि उसने एक्सप्लिसिट गारंटी दी है एसोसिएट एंटरप्राइज में, तो हम उसको 94B में कंसिडर कर लेंगे। अब चलो गाइस, अब अपना थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें ए लिमिटेड ने लोन लिया है। चलो गाइस, अब अपना थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें ए लिमिटेड ने लोन लिया है 50 करोड़ का TN मर्केंटाइल बैंक से ऑन द बेस ऑफ LC, जो मिस्टर बालाजी जो डायरेक्टर है उसने प्रोवाइड करी हुई है। अब ये आएगा या नहीं आएगा, उससे पहले देखते हैं कि 92A के पर्सपेक्टिव से मैं तो बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, पर अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो सेकंड वाले केस जैसा ही है ये, कि अपने 50 करोड़ का लोन लिया हुआ है और हमारे पास 2800 करोड़ की एसेट है, तो हमारे पास 51% से ऊपर नहीं बन रहा, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और सेकंड अगर हम देखें 94B के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज डायरेक्टर हमारा ए ही नहीं होता, तो इम्प्लिसिट गारंटी जो उसने दी हुई है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अपने 94B के लिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो कंट्रोल करता है मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड, उसको हम ए मानते हैं, ना कि डायरेक्टर खुद कोई ए ही नहीं होता। भले देखने पे आपको लगेगा कि वो कंट्रोल कर रहे हैं एंटिटी को, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कवर होना चाहिए, पर वो नहीं होगा बिकॉज वो ए ही नहीं आता बाय डेफिनेशन। तो हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली, कंफ्यूज हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट में क्या है, इंडिपेंडेंट लोन लिया हुआ 300 करोड़ का यूनियन बैंक से, इंटरेस्ट 3 करोड़ की पे कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऊपर से इंडिपेंडेंट लोन भी है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंडली 94B में देखो तो कोई ए ही नहीं है, तो 94B भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम उसको 94B के लिए भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम अगला अपना ट्रांजेक्शन दें। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, लोन लिया है 50 करोड़ का बैंक ऑफ ताइवान से ऑन द बेस ऑफ गारंटी जो AAA लिमिटेड ने प्रोवाइड करी हुई है, और ए लिमिटेड होल्ड करता है 25% वोटिंग पावर AAA लिमिटेड का। हमें 92A में हमने पढ़ा हुआ है कि जो 26% है उससे ज़्यादा होता है उसी को ही मानते हैं, तो इसको हम ए ही नहीं मानेंगे। सेकंड 94B में देखें तो कोई ए ही नहीं है, अगर ये जिसने गारंटी दिया हुआ है, तो 94B भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम उसके लिए भी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट फ्री लोन लिया हुआ है 50 करोड़ का APTI सिंगापुर से, जिसमें उस APTI सिंगापुर 25 डायरेक्टर्स है, इसमें से 10 डायरेक्टर्स ए लिमिटेड कंट्रोल जो अपॉइंट कर सकता है। अब इसमें हम देखते हैं, अब अपॉइंटमेंट जैसे हमने 92A में पढ़ा, अपॉइंटमेंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर का होना चाहिए, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और 94B के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कोई ए ही नहीं है, तो 94B भी नहीं आएगा। और सेकेंडली ये इंटरेस्ट फ्री लोन है अपना। अब हमने 94B में पढ़ा होगा, जब कोई इंटरेस्ट P&L में चार्ज होती है तभी हम उसको 94B के में कवर करते हैं, 94B सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट फ्री लोन है, कोई इंटरेस्ट चार्ज हो, तो इसको नहीं लेंगे, तो इसका भी आंसर आ जाता है नो। अब आगे देखते हैं आगे क्या ट्रांजेक्शन है। तो अब इसमें क्या करा है, ए लिमिटेड ने ऑप्टेन करा फॉरेन करेंसी लोन 10 मिलियन डॉलर का लिया है वेल कार्गो बैंक से ऑन द बेस ऑफ बैक टू बैक डिपॉजिट AINC USA का, इसने 5 मिलियन का लिया। अब देखो, सबसे पहले तो जो वेल कार्गो बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो हमारे ए ही नहीं हुआ, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि उसके साथ और क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, कंट्रोल करता है या नहीं, तो वेल कार्गो बैंक को नहीं लेंगे 92A के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा, अगर हम 94B में देखें तो 94B में हमने प्रोविजो पढ़ा हुआ है 94B का, वो कहता है कि ऑन द बेस ऑफ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट गारंटी मतलब मैचिंग अमाउंट वो होना चाहिए अपना। क्योंकि हम यहाँ पे देखें
यहाँ पे हमने जो लोन लिया है वो 10 मिलियन का लिया हुआ है और जो डिपॉजिट लिया हुआ है वो 5 मिलियन का है, क्योंकि बैक टू बैक डिपॉजिट 5 मिलियन का है, 10 मिलियन का लोन लिया, मैचिंग अमाउंट नहीं हुई तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा, क्योंकि इम्प्लिसिट गारंटी एई ने दिया है, बट एई तो है पर कोई मैचिंग अमाउंट नहीं है, तो हम इसके लिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपना आ जाता है ए लिमिटेड ऑब्टेन अ फॉरेन करेंसी लोन 20 मिलियन का है, बैंक ऑफ यूएसए से लिया हुआ है ऑन द डिपॉजिट ऑफ एआईएनसी होल्डिंग कंपनी का 20 मिलियन इन द बैंक, और ये अपना 12 करोड़ की लिमिट है। अब देखो, सबसे पहले तो जो बैंक ऑफ यूएसए वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग में हमें नहीं दी हुई है, तो उसको तो हम यही मानेंगे नहीं। और सेकेंड 94B के पर्सपेक्टिव से देखिए, इस ट्रांजैक्शन को तो इम्प्लिसिट गारंटी दी हुई है, यही नहीं दी है और मैचिंग अमाउंट की दी है, क्योंकि आप देखेंगे कि 20 मिलियन की हमारी जो गारंटी दी हुई है 20 मिलियन का ही लोन है अपना, तो मैचिंग अमाउंट है तो इसको कंसिडर कर लेंगे 94B के लिए। अब हम अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, ए लिमिटेड एट इनकर सम ऑफ 1 करोड़ टुवर्ड्स डिलेड पेमेंट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड चाइना, तो क्रेडिट ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल 90, एक मिनट, डिलेड पेमेंट है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल 90% ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाइड ए लिमिटेड सप्लाई बाय ए लिमिटेड सब इज रिक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड इज सप्लाइड बाय डबल ए लिमिटेड चाइना। जैसे हमने 92A में पढ़ा होगा कि 90% उससे ज़्यादा कोई रॉ मटेरियल होता है तो उसको हम लेते हैं अपने ए मानते हैं उसको, तो क्योंकि ये 90% से ज़्यादा का है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे। सेकेंड 94B के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो डिलेड पेमेंट है, अब हमने देखा है 94B में लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट में क्या क्या कवर होता है, सारे फाइनेंस चार्ज कवर होते हैं, चाहे वो गारंटी फी हो, आपकी इंटरेस्ट हो, कोई भी आपका कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो P&L में चार्ज हो रहा है वो फाइनेंस चार्ज हो, तो उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे डीलेड, भाई इसमें डीलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट दिया पर वो है अपना फाइनेंस चार्ज है, तो इसको 94B में कंसिडर करेंगे, तो इसका भी आंसर अपना आ जाता है यस। तो अब जो नीचे MCQ पूछा था कौन कौन से ए है, अब हम अपना ऊपर देख लेते हैं। ऊपर हमने जिसमें 92A में यस लिखा होगा वो अपना ए मान लेंगे हम। तो हाँ, सबसे पहले हमने इस वाले में हमने ए लिखा हुआ है, हमने यस करा हुआ है, तो अपना ALLC हो गया, तो ALLC हो गया, और यहाँ पे तो नो है अपना, यहाँ पे भी नो है अपना, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे भी अपना नो है, यहाँ पे भी नो है, अब तक ALLC ही आया है, और यहाँ पे भी अपना नो है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपना यहाँ पे भी नो है, और हाँ यहाँ पे ऐसा रहता है, एक ALLC हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया अपना डबल ए लिमिटेड चाइना। ठीक है, ALLC और ए लिमिटेड चाइना, और दूसरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अपना नो आ रहा है। और हाँ, साथ में अगर हम देखें तो हमसे ऊपर भी कहा था ये अपना जो AINC है ये अपनी होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी 26% ज़्यादा करी तो ये भी अपना आ जाएगी। तो अब अपन देखते हैं, हमारी 3 लिए में AINC तो सब में, तो ठीक है, AINC है, ALLC भी है, ट्रिपल ए लिमिटेड नहीं है, और ये भी नहीं है। हाँ, AINC, ALLC और डबल ए लिमिटेड चाइना, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट अपना पूछा अगर डू नॉट फर्निश TP रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल 2021 तो क्या पेनल्टी हो सकती है। ये अपनी तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा 270 BA में लिखा हुआ है 1 लाख की पेनल्टी इन एडिशन टू 271AA में जो अपना 2% कर दिया हुआ है कि अगर हम कोई TP रिपोर्ट में कोई हम इंफॉर्मेशन देने से रह जाते तो 2% अपनी पेनल्टी लगती है। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, केवल हमसे पूछा कि TP रिपोर्ट फर्निश नहीं करा, उसकी पेनल्टी पूछे तो हम उसकी पेनल्टी हमारे पास आ जाएगी 1 लाख, जो अपनी फिक्स पेनल्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपना थर्ड MCQ देखते हैं क्या पूछा है। वेदर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग सो मोटो बाय ए लिमिटेड, टाइम लिमिट क्या होगी रिपेट्रिएशन की। हमको पता है कि 92C में ये रखी है 90 डेज़ की लिमिट दी हुई है ड्यू डेट से। अब ए लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रही है तो उसकी ड्यू डेट अपनी होगी 30 नवंबर होगी, और 30 नवंबर से 90 डेज़, तो अपना ये हो जाएगा आंसर 90 डेज़ मतलब 30 नवंबर, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब अपना फोर्थ MCQ देखते हैं। हाँ, ये एक ऐसा MCQ जिसमें
सभी को प्रॉब्लम आएगी, मुझे भी प्रॉब्लम आई थी जब मैंने सॉल्व किया था पहली बार। हाँ, ये थोड़ा वेग सा एमसीक्यू है, वेग नहीं कह सकते, थोड़ा अनक्लियर है, तो ये शायद ही आईसीआई का ऐसा कोई और एमसीक्यू आएगा, पर ठीक है, अब आईसीआई ने दिया है तो सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछा। द एक्सेस मनी विच इज अवेलेबल विद ए इज if not repatriated in India within the prescribed time and a limit doesn't pay the additional income tax, such excess money shall be deemed to be an advance. ठीक है, if the primary adjustment to the TP made by suo motu in ROI in respect of, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ क्या पूछा है। इसमें कहा है कि जो एक्सेस मनी था वो अगर ए लिमिटेड ने क्या रिपेटेड नहीं कहा तो हम उसको एडवांस मान लेंगे। ठीक है, हमने यही पढ़ा हुआ है। तो अगर उसकी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करता है तो प्राइमरी एडजस्टमेंट किस ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए, ये पूछा है उसमें। सुओ मोटो करता है तो प्राइमरी एडजस्टमेंट किस ईयर से रिलेटेड होगी। देखिए हमें चारों दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या। अब देखो इसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट करेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कौन सी ईयर में होगी, 2021 में। अब आप पूछोगे कैसे पता चला। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ही जाते हैं फिर से। अब देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हर जगह पे हमसे क्या है, फाइनेंशियल 2021 और 2021 का ही हमें डेटा दिया हुआ है। और हमसे इस एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है, हमसे एमसीक्यू में पूछ रहा है ये, क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया है वो फाइनेंशियल 2021 का दिया हुआ है। और हमसे ये पूछा है कि अगर वो प्राइमरी, अगर वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स एडिशनल इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो अगर प्राइमरी जो एडजस्टमेंट है उसकी टीपी की वो किस ईयर से रिलेटेड करेगी, अगर वो अपने आरओआई में सुओ मोटो दिखा देता है। तो क्योंकि हमारा 2021 से रिलेटेड हमें डेटा दिया हुआ है तो हमें जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वो भी हमें फाइनेंशियल ईयर 2021 में करनी पड़ेगी। अगर ये हमारी 2021 में करनी पड़ेगी तो 2021 में अगर हम कोई भी नॉर्मल सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हैं वो कब करते हैं, 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट तक अगर हम नहीं ला पाते तब हम करते हैं। तो हमारा जो 2021 में करेंगे, 2021 में कौन सी ईयर की ड्यू डेट फॉल कर रही है, वो करें प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सी, 1920 की प्रीवियस ईयर। तो हमारी प्रीवियस ईयर 1920 की फॉल करी तो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट होगी वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी, तभी हम उसकी एडजस्टमेंट इस साल में कर पाएंगे असेसमेंट 2021 में। इसलिए हमारी जो प्राइमरी एडजस्टमेंट होगी वो 1920 से रिलेटेड होगी, मतलब असेसमेंट ईयर 2021 से। ठीक है, अब देखते हैं। अब आप देखोगे कि इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं 2021 के, अब कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो जो हमारा अब 92C ही पड़ा होगा तो उसमें सीधे देखो प्राइमरी एडजस्टमेंट ग्रेटर देन 1 करोड़ होनी चाहिए, इक्वल पे नहीं होता। इक्वल पे हमारा सेकेंडरी एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़ती, जब वो ग्रेटर होगा तभी करनी पड़ेगी। तो बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर में देखें तो ग्रेटर में बस एक 1.05 है तो इसका आंसर भी हो जाता है अपना सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, ए लिमिटेड फाइल्स आरओआई ऑफ 1920 डिस्क्लोजिंग टोटल इनकम 20 करोड़। और जो एओ करता है प्राइमरी एडजस्टमेंट करता है 2 करोड़ की, उसका ऑर्डर पास कर देता है 1/6/20 को इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन INR में लोन। ठीक है, अब जो उसकी ए बाय 1920 की जो इनकम है वो 22 करोड़ से भर गई है, 22 करोड़ हो गई है। तो जो एक्सेस मनी है 2 करोड़ की उसने रिपेटेड नहीं करी है। ठीक है, रिपेटेड नहीं करी है तो उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर इनकम टैक्स दे दें वो। अब इसमें आगे क्या बोलता है, जो एक्सेस मनी आगे क्या बोला, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट नॉन रिपेट्रिएशन कंप्यूटेशन ऑफ ए बाय 2021 में। एक मिनट, हाँ, ए बाय 2021 में क्या होगा, एज्यूम्ड दैट ए लिमिटेड हैज पे एडिशनल इनकम टैक्स, उसने पे करा है, पर वो उसने केवल 1 करोड़ के ऊपर पे करा है। कब पे करा है, 1/12 को उसने केवल 1 करोड़ पे करा है। और जो MCLR है जो SBI का 1/4/20 को, एक मिनट, ठीक है, जो MCLR है 1/4/20 को क्या है 8.5 है और 1/4/21 को 9% है। तो अब हमें कितनी इंटरेस्ट पे कर, कितनी इंटरेस्ट हमें दिखानी पड़ेगी अपनी टोटल इनकम में, वो पूछा है। अब देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे करा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखो जो ऑर्डर डेट है वो अपनी 30/6 यहाँ पे दी हुई है, सॉरी 30/6 नहीं है, 1/6 सॉरी, यहाँ पे हम कर देंगे 1/6 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ऑर्डर की डेट है 1/6 है
और जो इनकम टैक्स उसने 1 करोड़ के ऊपर पे करा है वो 1/12 को पे करा हुआ है। तो इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, तो उस पर जो एक्सेस मनी था वो 2 करोड़ का था और उसने 1/12 को पे करा है। तो जो अपना 1/6 से लेकर 1/12 तक का जितना भी होगा उस पर हम 2 करोड़ रुपये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और जो उसने 1 करोड़ रुपये कहते हैं इनकम टैक्स पे नहीं करा है, तो 1 करोड़ रुपये आगे की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो अपना आएगा 1/12 से अपना 31 दिन तक। हाँ, तो 1 करोड़ रुपये तो अपना पे होगा 1/12 से 31 दिन तक, और 2 करोड़ रुपये जो अपना पे होगा वो होगा 1 जून से आपका 1/12 तक। ठीक है, अब हम रेट कौन सा लेना है, रेट हम इसमें हमें 2 दिए होंगे, एक तो 8.5 दिया हुआ है और एक अपने को दिया हुआ है 9%। अब हम रेट वो लेते हैं अपना 1 अप्रैल ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा, जिस ईयर में हम अपनी सेकेंड ईयर एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस साल का जो 1 अप्रैल होगा हम वो देखेंगे। उस डेट पे हमारा जो MCLR होगा SBI, क्योंकि हमने देखा था इंडियन करेंसी में है तो SBI का MCLR देखेंगे, तो जो 1 अप्रैल को होगा वो देखेंगे हम रेट। तो हम कब कर रहे हैं अपनी सेकेंड ईयर एडजस्टमेंट, कब कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ होगा, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिया हुआ है AY 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर कौन से में कर रहे हैं, 2021 में कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर 2021 का रेट क्या होगा, वो है अपना 1/4 को अपना रेट है 8.5। अब 8.5 हमारा तो रेट दिया हुआ है नॉर्मल, इस पर हम कर देंगे 3.25% ऐड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा 11.75% आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 करोड़ रुपये तो निकालना है, एक सेकेंड, हाँ, 2 करोड़ रुपये निकालना है 11.75% से 183 डेज़ का। 183 डेज़ कैसे आए, 1/6 को तो अपना हमें दिया ही हुआ है, 1/6 को तो ऑर्डर ही आया था, 2/6 से हमारी कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। 2/6 से हमारा 29 डेज तो अपने हो गए जून के, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर में हमने 1 तारीख को पे करा है, तो हम 1 दिसंबर भी लिख दें। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली कि 1 दिसंबर भी हमें डेट में लेना है, ये सिली मिस्टेक है, ज़्यादातर एग्जाम में हो जाती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना 183 डेज आ जाएगा, हाँ, कैलकुलेट करेंगे 183 डेज आएगा, उस पर हम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अपना आ जाएगा 11.782%। और अगर हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो अपना 1 करोड़ पे 11.75% की रेट से 120 डेज़ का कैलकुलेट करें। 120 डेज कैसे आए, एक दिन तो हमने देखो यहीं पे ले लिया अपना दिसंबर का, अब बाकी जो 30 दिन होंगे वो हम यहाँ पे ले लेंगे। दिसंबर, यहाँ पे आ गया जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च, ये अपना 120 डेज आ जाएगा। तो जो अपने दो इंटरेस्ट कौन कौन से हुए, एक मिनट, तो अपने दो इंटरेस्ट कौन कौन से हुए, सबसे पहले तो 11.11782 हुआ और दूसरा अपना कौन सा हुआ 0.03863। तो इसका हम टोटल करेंगे तो अपना आ जाएगा 15.645। 15.645 अपना आया, तो इसका भी अपना आंसर हो जाता है C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में, हाँ, जो हमने पहले मेहनत की थी वो अब यहाँ पे काम आएगी। बेस्ड ऑन द डिटेल्स, एक मिनट, या बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी डिसअलाउड। बेसिकली हमसे पूछा है PGB में कितनी आपकी इंटरेस्ट डिसअलाउ होगी। अब देखते हैं, जो हमने पहले करा हुआ था अब उससे कितना आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने किस किस को माना है, तो हमारा ये वाला आ जाएगा, इसमें हमने कितनी इंटरेस्ट पे करी थी, इसमें हमने इंटरेस्ट पे करी थी अपनी, हाँ, हमने इंटरेस्ट पे करी थी 80 करोड़ की, एक अपना ये आ जाएगा 80 करोड़ आ जाएगा। आगे आएगा अपना ये आता, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। आगे देखते हैं, इसमें यस है। ठीक है, अब इसमें हमने कितनी इंटरेस्ट पे करी थी, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में हमारी 8 करोड़ की तो इंटरेस्ट हो गई और 50 लाख की गारंटी फी हुई, तो 8.5। अब तो हम देखें 80 और 8.5 हमारा कितना हो गया 88.5। ठीक है, 88.5 हो गया, और इसमें भी अपना 9 है। ठीक है, कोई नहीं, इसमें भी अपना 9 है। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन हो गए, तो हमारा 88.5 आया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें भी अपना 9 है, इसमें यस है अपना, तो इसमें हमने कितनी ई को पे करी है इंटरेस्ट अपनी, एक मिनट,
सम ऑफ 1 करोड़, सम ऑफ 1 करोड़ एज एन इंटरेस्ट, ठीक है। 1 करोड़ हमने पे करी, अब तो 88.5 हो गया, अब आ गया 89.5, ठीक है। 89.5 हो गया, और इसमें भी हमारा यस है, तो इसकी देख लेते कितनी इंटरेस्ट है। 89.5 हो गया, ठीक है। अब 89.5 हो गया, और इसमें कितनी इंटरेस्ट आ रही है, 12 करोड़। 89.5 और 12 करोड़ कितने हो गए अपने, 89.5 और 12 अपने हो जाते हैं 101.5। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या, आंसर में क्या दिया हुआ है। देखो 80 आ गया, 8 आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब में नील लिखा हुआ है, 12, 1 और अपना आ जाता है 101.5, ठीक है। EBITDA में दिया हुआ था क्वेश्चन में 200 का, और आगे अपना देखें अगर, हाँ अब इन्होंने आगे यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करी हुई है देखते हैं। इंटरेस्ट पेड और पेबल 41.5, ये कैसे आया अपना, 30% इन्होंने कैलकुलेट करा, तो वो अपना आया 60, और उसका देखेंगे तो इतनी इनकी इंटरेस्ट जो है डिसअलाउ हो जाएगी। हाँ अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 76.25 है, ये क्या कैलकुलेट करा हुआ है। ये बेसिकली उन्होंने कैलकुलेट करा हुआ है अपनी पीजीबी में हमारी इंटरेस्ट कितनी जाएगी। एक तो अपनी चली जाएगी जो 60 करोड़ की जो आई है अपनी ये वाली 30% ऑफ 200, और ऊपर से जाएगी ये 16.25। ये 16.25 क्या है, जो हमारी ये हमारी इंटरेस्ट टू नॉन ए, जो हमने ऊपर जहाँ जहाँ पे नो लिखा हुआ था, जो हमारी 94 में नहीं आती, तो उन सबको जो इंटरेस्ट होगी वो नॉन ई को इंटरेस्ट हो गई। तो अगर आप उन सब इंटरेस्ट का सम अप करेंगे 4, 3, 3.25, 6, वो अपना यही आ जाएगा 16.25, तो उसको सम अप करके आ जाता है 76.25। ये अपनी इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हो गई। और बाकी तो इसमें आप देखेंगे जो नोट्स है, जो मैंने आपको समझाया है वही सब लिखा हुआ है इसमें, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे एक ऑल्टरनेट आंसर भी दिया हुआ है, ये ऑल्टरनेट आंसर नहीं पढ़ेंगे तो ही सही है, बिकॉज ऑल्टरनेट आंसर में क्या ही करा हुआ है वो भी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने बेकार में पढ़ेंगे तो कंसेप्ट ही हिल जाएंगे आपके, तो जो नॉर्मल आंसर है वही पढ़ें, बाकी ऑल्टरनेट आंसर नहीं पढ़ें, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ अब तो सारे मोस्टली थियोरेटिकली क्वेश्चंस हैं, जो इसमें मेन क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल वो हो चुका है, बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं। Which action plan of BPS thin capitalization mention the provision incorporated in line of the action plan? सीधे एक्शन प्लान पूछा है, हमें पता है एक्शन प्लान 4 होता है जो थिन कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करता है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है उसमें। बेसिकली ये तो पूरा थियोरेटिकल है, आप खुद ही पढ़ लेंगे तो ही सही रहेगा। इसमें देखें अगर मोटे मोटे देखें तो प्रिवेंट टैक्स इरोजन ऑफ अरेंजमेंट, और एक्शन प्लान 4 था OECD का, वही ये बोलता है 30% EBITDA का अनपेबल टू है। ये वही है, बेसिकली मोटा मोटा समझा देंगे, बुक से कॉपी पेस्ट करना होता है, वही चीज़ है पूरा। इसके आंसर में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A Limited is contemplated to stop current business activity and start a new business vertical. It wants to know whether the interest disallowed under the relevant provision जो हमने अभी 94B में करी थी can be carried forward in the next year, whether it could be set off against the income of the new business, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या करा, अपना क्या बिजनेस वर्टिकल को इसने अपना नया बिजनेस वर्टिकल स्टार्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसका मोटा मोटी देखें तो पेन इसका वही रहेगा, बिकॉज पेन वही रहेगा तो उस पेन के अगेंस्ट में ही हमारी जो है इंटरेस्ट डिसअलाउ हुई है, तो अपनी नया बिजनेस करें तो कोई इशू नहीं है, उसमें इसको अलाउ हो जाएगा, मतलब सेट ऑफ कर सकता है ये लिमिटेड। देखते हैं आंसर में क्या है। हाँ आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओनली बिजनेस वर्टिकली चेंज हुआ है, पेन आपका सेम है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ any business can be carried forward by the EC, therefore based on the same concluded the limited eligible to carry forward the disallowed interest, और डिडक्शन उसको मिल जाएगा पीजीबी में कैरी बाई, ठीक है। मैं पढ़ ही लिया था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पर वाले क्वेश्चन हो गए थे अपने। हाँ
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A Limited being the wholly owned subsidiary of US wants to understand whether the TP provision, the income tax rate will trigger if it receives interest-free loan. EINC advice. अब देखो, अगर उसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है पहले से, तो उसके पहले से उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा होगा, क्योंकि उसने इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं करी। अब अगर टीवी का प्रोविजन ला के उसको, अगर हम ALP वाली इंटरेस्ट उसकी ले लेते हैं, आर्म्स लेंथ वाली, तो उसका प्रॉफिट उसका कम हो जाएगा। और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अपने टीवी चैप्टर में कि जिस भी एडजस्टमेंट से उसका प्रॉफिट कम होता है, उसको AO नहीं लेता। तो सीधी बात है, इस पर टीपी प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है इसने। आगे देखते हैं क्या लिख रहा है इसमें। arising from interest shall be computed as regard to the ALP. However, Section 92(3) provides that TV provision not apply where application results in increase in the expenditure or decrease in the revenue. In the given case, interest payment will only result in increase in the expenditure. Subsequent reduction profit TP shall not apply. ठीक है। अब देखो, जिनको केस स्टडी डाइजेस्ट की फर्स्ट केस स्टडी करनी थी वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी कराने वाला हूँ, बिकॉज ये केस स्टडी सेम है जो आईसी ने पहले सैम्पल केस स्टडीज निकाली थी, 10 केस स्टडीज। ये केस स्टडी बिल्कुल सेम है, यही क्योंकि पहले 50 नंबर के क्वेश्चन होते थे, 50 नंबर की केस स्टडीज होती थी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो उस हिसाब से वो सैम्पल केस स्टडी बनी हुई थी। तो जो एक्स्ट्रा जो MCQ है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे जो केस स्टडी डाइजेस्ट में कवर नहीं है, मैं वो भी कराऊँ, क्योंकि आईसीए का पता नहीं है, वो केस स्टडी यही पूछ लो। MCQ और क्वेश्चन पुराने वाले भी पूछ सकते हैं, बिकॉज सिलेबस तो सेम है, कोर्स सेम है, उसने केस स्टडी के क्वेश्चन और MCQ कम करे हैं। तो जिनको केस स्टडी डाइजेस्ट कर सकता था वो जा सकते हैं, और जिनको रुकना है, जो आगे भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो पहले वाली केस स्टडी क्वेश्चन थे वो कर सकते हैं मेरे साथ। मैं हाँ, कुछ एक दो कोई क्वेश्चन अच्छे भी हैं और बाकी सारे नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। द प्रोविजन रिलेटेड टू लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ डेट इशूड बाय NRAE नॉट एप्लीकेबल। सीधे 94B की एप्लीकेशन पूछ ली है हमसे। 94B का हमें पता है बैंकिंग और इंश्योरेंस वाली कंपनीज पे नहीं लगता है, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें क्या पूछा? लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट इशूड बाय NRAE वुड नॉट अप्लाई वेयर द इंटरेस्ट सिमिलर नेचर। 1 करोड़ का सीधे हमसे ये भी से कंसेप्ट ही पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सेम था अपना MCQ। अब इस पर आते हैं, ये भी सेम कंसेप्ट ही है। अगर पर्सन लोकेटेड NJ टैक्स डिडक्टिबल हायर रेट क्या होगा? हायर रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन और रेट्स इन फोर्स। हमें पता ही है 94A में क्या बोला है, रेट्स इन फोर्स, रेट्स इन प्रोविजन और 30%, तो 30% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन इस वाले में नहीं है, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है। तो मैं तो देखो आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी पेपर 6 दे रहे हैं वो अपने साथ सेफ हार्बर रूल्स भी लेके जाएं, बिकॉज देखो सिलेबस सेम ही है अपना। जो पहले केस स्टडीज थी वो भी उसी सिलेबस के बेस्ड है, और जो अभी जो केस स्टडी डाइजेस्ट में है वो भी। लेकिन पहले वाले में अगर आप देखेंगे ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सेफ हार्बर के ऊपर है। तो सेफ हार्बर का अगर देखेंगे, इस बार डाइजेस्ट में कोई नहीं है, लेकिन पहले वाले में ये वाला क्वेश्चन सेफ हार्बर के ऊपर है। तो अगर सेफ हार्बर रूल्स ले जाएंगे तो अच्छा ही है, कोई 1-2 MCQ आएगा वो बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है। ए लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ लिमिटेड हैज होली ओन्ड सब्सिडी इन श्रीलंका। इट एक्सटेंड्स corporate guarantee to the NR subsidy. If the amount of guarantee is 95 crore, AO has to accept the guarantee fee declared by A Limited financial 1920 if the guarantee fee declared is। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, पता क्या चलेगा कि सेफ हार्बर का क्वेश्चन है कि कौन सा है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है कि AO हैज़ टू एक्सेप्ट द गारंटी फी। यहाँ पे एक्सेप्ट AO कब करेगा? हमें पता है कि सीधे सेक्शन में लिखा हुआ है कि जब अगर तुम सेफ हार्बर के अकॉर्डिंगली अगर तुम अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हो तो AO को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी फेयर हो कितनी भी अनफेयर हो। तो क्योंकि सेफ हार्बर हम देखते हैं, सेफ हार्बर इससे रिलेटेड क्या बोलता है, जो सेफ हार्बर रूल्स है जो 10TC या 10DD है, उसमें क्या बोला हुआ है, जो गारंटीड अमाउंट है चाहे वो 100 करोड़ से नीचे हो या 100 करोड़ से ऊपर हो, 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट अगर आप दिखाते हो तो वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब यहाँ पे हमारा गारंटीड अमाउंट कितनी है? 95 की है। 1% का कितना हो जाएगा? 95 लाख हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाता है C। ये क्वेश्चन सेम है अपना। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरप्रेट NRAE डिसअलाउड अंडर द सेक्शन 11 प्रोविजन
अगर AY 2021 में डिसअलाउ हुआ है तो उसको कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये हमें पता है कि 8 ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 2021 प्लस 8 अगर हम कर देंगे तो 28 29 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सेम, ये भी क्वेश्चन सेम है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इंडिया फॉलो इन रिलेशन टू सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट से हम देखते हैं कि अगर क्या कहते हैं हम पैसे 90 डेज में नहीं ला पाते तो हम उसको एक तरह से लोन मानते हैं, इसलिए हम उसकी इंटरेस्ट को अपनी इंटरेस्ट उसकी अपनी इनकम बनाते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें डीम्ड इक्विटी भी नहीं है, इक्विटी नहीं, डिविडेंड नहीं, ये डीम्ड लोन अप्रोच आएगा। तो डीम्ड लोन अप्रोच सी आंसर इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव नए क्वेश्चन है। आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये वाला क्वेश्चन एक नया है, ये वाला देख लेते हैं। हाउ थिन कैपिटलाइजेशन इज एन एंटी अवॉइडेंस मेजर। ये आपको बेसिकली वैसे ही है, थ्योरेटिकली है, पूरा आपको वही लिखना था कि कैपिटलाइज थ्रू अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी लेते हैं। लेकिन और अगर ड्यू टू द रीजन टैक्स लेजिस्लेचर कंट्रीज टिपिकली अलाउ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अलाउ कर देती हैं, और डेट इज ऑफन मोर टैक्स एफिशिएंट होता है मेथड देन द इक्विटी स्ट्रक्चर। इक्विटी फाइनेंसिंग लेस थिन कैपिटलाइजेशन दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फंडिंग द एन एंटिटी दैट इंस्टेड ऑफ इक्विटी ड्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ द टैक्स। बेसिकली इसमें वही लिखा है कि ज़्यादातर कंपनियाँ जो होती हैं डेट ले लेती है जिससे उनको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाए, टैक्स कम निकले, इसलिए एफिशिएंट, इसलिए इन्होंने थिन कैपिटलाइजेशन लाया कि वो 30% से 30% बिल्डर से ज़्यादा के इंटरेस्ट अपने में डिडक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये नया क्वेश्चन कोई नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, AO has while carrying out the TP assessment for AY 2021 arrived at ALP of 4%. The loan obtained by ALC Cyprus 16 करोड़। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे 16 करोड़ ऊपर, और हमने क्या देखा था ऊपर जो हमारे पास था, हमने इस वाले में जो देखा था वो हमारे पास था 1000 करोड़ का उसने लोन लिया था 8% पे, तो आपको इससे तो 80 हो गया। पर जो पुरानी वाली केस स्टडी थी बेसिकली, एक मिनट, हाँ, जो पुरानी वाली केस स्टडी थी वहाँ पे जो लोन दिया हुआ था वो लोन 200 करोड़ का दिया, तो 8% के रेट पे, तो इसलिए इन्होंने इसी के हिसाब से निकाला हुआ है 16 करोड़। बेसिक कोई मतलब नहीं रखता, पर हाँ ठीक है, इसमें वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ तो ठीक है, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट 16 करोड़ की पे करी हुई है और वहाँ पे वो 4% का मान रहा है कि ALP है, तो अकॉर्डिंगली ही हैज़ मेड अ प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑफ 8 करोड़। 8 करोड़ की उसने कर ली, क्योंकि 8%, अगर वो 8% की जैसे 16 करोड़ बन रही है, 4% की जगह 4 दूनी 8 बननी चाहिए, उसने 16 को डिडक्ट करी हो तो उसने 8 को प्राइमरी एडजस्टमेंट बना दिया। तो आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, you are required to examine whether any secondary adjustment is made under the relevant provision AY 2021 where A Limited has not gone for an appeal in the said matter or Limited opted an appeal for the CIT। अब देखेंगे अगर वो अपील में नहीं गया तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपने में कर लेगा एडजस्टमेंट। अगर अपील में नहीं गया, अगर अपील में चला गया है तो मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं करी है, तो जब अपील का जो ऑर्डर आएगा अगर वो उसके अगेंस्ट में आता है तो हाँ उसको तब अपने में सेकेंड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द असेसी अ सेकेंड एडजस्टमेंट शैल बी मेड, लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। AO इट मे बी कंसिडर्ड एडजस्टमेंट मेड बाय द AO हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द असेसी एंड सेकेंड एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड AY 2021 8 करोड़। ठीक है, इसमें ही वही चीज़ें लिखी हुई हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ पे तो आगे लिखा हुआ है, ठीक है वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे भी। और आगे हम देखते हैं इस वाले में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले में। इन द सेकंड सिनेरियो वेयर द असेसी फाइल्स एन अपील बिफोर द CIT अपील, इट इज एविडेंट दैट प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड बाय द इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द असेसी एंड देयरफॉर सेकंड एडजस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, सेकंड एडजस्टमेंट बाद में होगी, अगर जब ऑर्डर आता है वहाँ से अगर क्या कहते हैं 90 डेज में वो नहीं ला पाता तब वो अपने सेकंड एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why what would be the consequence if the CIT reduces the primary adjustment TP made by the AO to 6 crores by considering the ALP at the rate of 5% instead of 4%. The same shall be accepted by the A Limited
देखते हैं इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब आगे क्या लिखा होगा, इफ ए लिमिटेड if CITFP reduces the primary adjustment made by the AO to 6 crore by considering the ALP of interest at 5%, the same shall be accepted by the AC and then repeated कर देगा उसको 90 days। ठीक है, नॉर्मल आंसर लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। अब आगे देखते हैं इस वाले में क्या है। On the facts provided by the A Limited makes an interest payment to ALC Cyprus while making the interest payment to A Limited LLC Cyprus A Limited withheld the tax at the rate of 10%। एक मिनट, हाँ, withheld the tax at the rate of 10%। ठीक है, based on the DTAA, ठीक है, the AO has issued a SCN containing that the assessee has deducted tax at a lower rate on the Vidas A Limited Cyprus NJ। ठीक है, you are required to reply the shophouse notice। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइप्रस है अब कोई एनजे नहीं, वो पहले था, गवर्नमेंट ने रिस्काइंड कर दिया उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, तो एनजे का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इसमें। तो जो उसने अगर नॉर्मल DTAA से नॉर्मल करा है तो वो ठीक करा है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिस रिगार्ड टू स्पेसिफाइड सेड कंट्री एज एन एनजे। ठीक है, और आगे का CG इन्वोक द प्रोविजन 94A। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है रिस्काइंडेड सेड नोटिफिकेशन। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हैज रिस्काइंडेड द सेड नोटिफिकेशन। तो इसमें आगे लिखा हुआ है ए लिमिटेड जस्टिफाइड इन डिडक्टिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10% बीइंग द मोस्ट बेनिफिशियल एट DTAA इफ साइप्रस हैपेंस टू बी एनजे लायबल टू टैक्स डिडक्टेड एट द रेट 30% इररेस्पेक्टिव ऑफ द। ठीक है, 30% करेंगे जो प्रोविजन में लिखा हुआ है अपना। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ए लिमिटेड वांट्स टू अंडरस्टैंड वेदर it can opt for safe harbor rules in order to avoid litigation of transfer pricing related to matters in the intra-group loans that it has taken from its associate। It has taken, यहाँ पे इसे देखें, taken from associate enterprise if the answer in the affirmative what are the conditions for the। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया सेफ हार्बर का, तो ठीक है, सेफ साइड पर ले जा सकते हैं सेफ हार्बर रूल्स अपने साथ, तो बढ़िया है। अब देखो सेफ हार्बर रूल्स का कहता है फॉर इंट्रा ग्रुप लोन्स, चाहे वो INR में हो चाहे फॉरेक्स में हो, और फॉर कॉर्पोरेट गारंटी जो रिसिपिएंट है वो मस्ट बी एन NR होली ओन्ड सब्सिडी होना चाहिए आपका। यहाँ पे क्या है, उसने खुद ने लिया है, तो खुद ने तो ए लिमिटेड तो इंडिया की है, तो वो तो NR तो हुई नहीं, तो सीधी बात है ये आपका सेफ हार्बर रूल्स इस पर लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रिसिपिएंट जो है वो NR नहीं है, तभी सेफ हार्बर रूल लगता है। अब NR नहीं है तो सेफ हार्बर रूल्स नहीं लग सकता। ठीक है, देखते हैं, लिखा हुआ है ए लिमिटेड नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर सेफ हार्बर रूल्स लोन्स टेकन फ्रॉम इट्स ए। ठीक है, ये सेफ हार्बर रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन था, पढ़ के हो जाता अगर है सेफ हार्बर रूल्स तो। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी केस स्टडी यहीं पर ख़त्म होती है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।